अध्याय 5 गंतव्य स्वर्ग का गर्भगृह। मैडम हुआंग यह देखकर सदमे में आ गई। इसके अलावा ली शुएजियाओ अभी भी पेड़ के ऊपर था। ली यानफेंग की पत्नियों और रखेलों में से मैडम हुआंग अकेली ऐसी थी जिनके पास खेती करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वे केवल पेड़ के आधार पर रह सकती थीं और इस प्रक्रिया में जमीन पर गिरकर पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। ली तियानमिंग, अब तुम वारिस नहीं हो। चूंकि तुमने मेरी बेटी को छुआ है, तुम्हारी एक अप्रिय मृत्यु होगी। हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। मार्शल डाउ के बारे में उसकी समझ में कमी हो सकती है, लेकिन हर कोई जानता था कि ली तियानमिंग अपंग था। यह कैसे हो गया? इसे बंद करो। ली तियानमिंग ने मैडम हुआंग को लात मारी, जो रेंग कर ऊपर आ गई थी, जिससे उसके चेहरे पर एक अच्छी किक लगी। कई बार लुढ़कने के बाद उसका चेहरा एक पत्थर में घुस गया, जिससे वह लहूलुहान और चोटिल हो गया। एक और आवाज और मैं तुम्हारी जीभ निकाल दूंगा। ली तियानमिंग भौंका। विनम्र चुप्पी में गिरने से पहले मैडम हुआंग फुसफुसाए। सौभाग्य से रेन एप्रिसिएटिंग पेविलियन के पास क्षेत्र में लोग नहीं थे, या उसने निश्चित रूप से काफी ध्यान आकर्षित किया होगा। माँ बेटी की जोड़ी को ली तियानमिंग, विशेष रूप से ली जुएजियाओ ने बेहुदा थप्पड़ मारा था। वह अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी, उसका आधा चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। एक सुअर शायद अब से उससे अधिक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतेगी। हालांकि सच्ची आंख खोलने वाली छोटी पीली चिक से आई, जो फ्लेमिंग हॉक को एक नया बनाने में व्यस्त थी। रक्तरंजित सुराखों का उभरना जारी रहा क्योंकि चूजा शालीनता से इधर उधर भाग रहा था, प्रचंड परित्याग के साथ चुग रहा था। अरे सुंदरी, संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं जा रहा है। छोटी लड़की ने विशाल फ्लेमिंग हॉक को जमीन पर दबा दिया। वह बुरी तरह मुस्कुरा रही थी। महम, मेरा पक्ष आपका विशेषाधिकार है। नीले रंग का छोटा चूजा उछलने की कगार पर था, जिससे ली तियानमिंग पूरी तरह से हैरान रह गए। आग की लपटों में इस छोटे से चीतकार में फ्लेमिंग बाज को संभालने के लिए उपकरण कहाँ थे? छोटा साथी रुक गया क्योंकि उसे कुछ अवांछित लगा। आह, यह पुरुष है। कार्य समाप्त। धिक्कार है, तुमने इतनी फुहरता से कपड़े क्यों पहने हैं? चूजे को लगा जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। सभी विश्वासों से परे, पूरी तरह से अपमानित, यह हिंसक रूप से बाज पर वार करने लगा। मुझे लगता है कि यह काफी है, भाई। ली तियानमिंग ने जल्दी से इसे खींच लिया। आप क्रॉसड्रेसिंग डली, मुझे आपको फिर से देखने न दें। छोटे चिक स्पॉट गतिहीन पक्षी पर कुछ गंदगी लाते हुए जब वह दूर हो गया, यहाँ तक कि वेई जिंग भी हंसी के ठहाके लगा रहा था। किसी तरह आज उसका सबसे दुखद और सबसे खुशी का दिन था। ली तियानमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ठीक हो गए होंगे। मैं इसे नहीं भूलूंगा और मैं निश्चित रूप से आपको 100 गुना वापस कर दूंगा। अपने चेहरे पर कुछ दवाई लगाने से पहले ली शुएजियाओ ने आखिरकार पेड़ से छलांग लगा दी। मैं फ्लेम हेवन नहीं छोड़ूंगा। आओ, मुझे कभी ढूंढो, लेकिन अपने चेहरे के दूसरे आधे हिस्से से मुठभेड़ से बचने की उम्मीद न करें। ली जुएजियाओ की भौहें तन गईं। आप फ्लेम हेवन नहीं छोड़ेंगे? संकट। ली तियानमिंग के लिए उसके पास अभी भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए था। क्या आप जानते हैं कि पिताजी ने आपको पदच्युत करने और आपकी माँ को तलाक देने का फैसला क्यों किया? ली जुएजियाओ ने द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। मैं सुन रहा हूँ। पिताजी एक महिला से शादी करना चाहते हैं और उसे पहली पत्नी बनाना चाहते हैं। जाहिर है, तुम्हारी माँ रास्ते में है। ली जुएजियाओ ने ताज पहनाया। वर्मिलियन वर्ड में, जो पुरुष राजा नहीं थे, वे 3 पत्नियां और 4 रखेलियां ले सकते थे। 3 पत्नियों में से एक पहली होगी, जबकि अन्य 2 समान स्थिति की होंगी। ली यानफेंग ने लंबे समय तक कोटा मारा था। यदि वह नई पत्नी चाहता था तो उसे किसी को तलाक देना पड़ता था, खासकर इस मामले में जहां वह नई पहली पत्नी चाहता था। क्या वह अपनी उन्नत उम्र में भी इसे संभाल सकता है? ली तियानमिंग ने ठंडी सांस ली। आप निश्चित रूप से यह सुनकर खुश होंगे कि कौन शादी कर रहा है। बस यह कह दो, महिला को लियू किंग कहा जाता है। वह अपनी 20वां दशा में है, आपसे ज्यादा उम्र की नहीं है। वह एक प्रसिद्ध सुंदरता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लाइटनिंग मनो की है। क्या आपको अब भी लगता है कि इसके बाद फ्लेम हेवन में आपके लिए जगह होगी? लाइटिंग मनो। ली तियानमिंग एक बार फिर भड़क गए। लिन शियाओटिंग, जिसने मिडास को मार डाला था और उससे सेंट पीस्ट वारसोल लूट लिया था, लाइटनिंग मैनर का प्रत्यक्ष वंशज था। वर्मिलियन वर्ड में द लाइटनिंग मैनर सबसे शक्तिशाली कबीला था। राष्ट्र के एक आधिपत्य, उनके पास असंख्य पावर हाउस थे जो देश के लगभग आधे हितों को नियंत्रित करते थे। पिताजी 10 दिनों में एक भव्य शादी की मेजबानी करेंगे। अगर तुम भागकर नहीं जाते हो, अगर लाइटनिंग मैनर के लोगों ने तुम्हें देखा तो तुम मर जाओगे। क्या 10 दिन बाद नहीं है जब फ्लेमिएलोस कोनस इंस्टीट्यूट का चयन हो रहा है? ली तियानमिंग की भौहें तन गईं। यही असली कारण था कि उसे यहाँ रहना पड़ा। उन्हें संस्थान लौटना पड़ा।
यह वह जगह हो सकती है जहां वह कृपा से गिर गया था, लेकिन यह सभी युवा बीस्ट मास्टर्स के लिए भी पवित्र भूमि थी। वे 2 लोग आज तक वहीं थे। यदि वह प्रतिशोध चाहता था तो उसे एक संस्थान के शिष्य की पहचान के साथ खुले और सही तरीके से वहां लौटना पड़ता था। फ्लेमहेवन फ्लेमयेलो स्कन्स में प्रवेश करने के लिए एक चयन की मेजबानी करेगा हर 4 साल में संस्थान, और ली तियानमिंग वह थे जो 4 साल पहले सफल हुए थे, और इस बार वह फिर से स्लॉट चाहता था। इस तरह वह अपनी मां के साथ फ्लेमहेवन को भव्य रूप से छोड़ सकता था। आखिरकार ली यानफेंग को उन्हें विदा करने के लिए मजबूर किया जाएगा और उन्हें बेघर कुत्तों की तरह बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह सही है। पिताजी शादी को जीवंत बनाने के लिए चयन का उपयोग करना चाहते हैं। आखिरकार यह उनका बेटा होगा जो योग्यता अर्जित करता है अगर सब कुछ ठीक रहा। वह इस पर बहुत खुश नहीं लग रही थी। यह बेटा ली तियानमिन का जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन ली यानफेंग का बेटा अपनी दूसरी पत्नी और ली तियानमिन के दूसरे भाई ली जिफेंग के माध्यम से। वह ली तियानमिंग से 3 साल छोटा था और पिछले चयन में शामिल होने के लिए पर्याप्त उम्र का नहीं था। ली तियानमिंग के अपंग होने के 3 वर्षों में ली जिफेंग तेजी से बड़ा था। बाद वाले को छोड़कर फ्लेमहेवन के नागरिक सभी को भूल गए थे। उनकी वर्तमान उम्र और अवस्था मोटे तौर पर ली तियानमिंग की तरह थी जब उन्होंने संस्थान का स्लॉट प्राप्त किया था। ली तियानमिंग ने शहर को शर्मसार कर दिया था, लेकिन ली जिफेंग ने आशा वापस ला दी थी। आखिरकार अधिक दूरस्थ शहरों में से एक के रूप में फ्लेमहेवन के नागरिकों को उम्मीद थी कि उनके स्थानीय प्रतिभा संस्थान में जा सकते हैं और वर्मिलियन बर्ड के कोर से चुने गए लोगों को चुनौती दे सकते हैं। मैं समझता हूँ, ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस शादी के लिए एक ट्रिप जरूर तय करनी पड़ेगी। ली शुएजियाओ उसे यह सब बता रहा था ताकि वह वहां जाकर खुद को मूर्ख बना सके, जिससे उसका बदला पूरा हो सके। हालांकि कुछ चीजें थीं जो आपको स्वयं करनी थी। इसमें लाइटनिंग मैनकी वह महिला और उसका हृदयहीन पिता भी शामिल था। वह पहले सब कुछ खो चुका था, इसलिए उसे फिर से इस रास्ते पर चलने और सब कुछ वापस हासिल करने के लिए साहस की जरूरत थी। दरअसल कुछ और भी अहम बात थी। ली तियानमिंग ने एक बार वेई जिंग से पूछा था कि जब वह 16 वर्ष के थे तो क्या उनकी अजीब बीमारी का इलाज करने का कोई तरीका था, और उन्होंने एक जगह के साथ जवाब दिया था, हेवन सैंक्चुअम ऑफ फ्लेमेलो स्कोनस इंस्टीट्यूट। उसने कभी इस कारण के बारे में विस्तार से नहीं बताया कि उसका इलाज वहां क्यों किया जा सकता है। हालांकि ली तियानमिंग ने कभी भी खुद को विवरणों से नहीं जोड़ा। केवल एक चीज जो उन्हें जानने की जरूरत थी वह यह थी कि उन्हें संस्थान में शामिल होना था और इसके मूल स्वर्ग के अभयारण्य के लिए प्रयास करना था। 3 साल पहले उनकी प्रतिभा प्रवेश के लिए पर्याप्त के करीब थी। सेंट बीस्ट वॉर सोल प्राप्त करने के बाद यह भी निश्चित हो गया था, जहां वह अपनी मां का इलाज करने और उसके जीवन का विस्तार करने के करीब था। लेकिन लिन शियाओटिग और म्यू किंग ने उम्मीद की उस चिंगारी को कुचल दिया था। अब वह पहले से ही 20 वर्ष का था और वेई जिंग के पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। यह चयन उनका अंतिम मौका था। यदि वह चूक जाता तो वह केवल उसे बेबसी से गुजरते हुए देख सकता था। फिर संस्थान के चयन और उसकी शादी से शुरू करते हैं। 3 साल तक एक लो प्रोफाइल रहने के बाद कौन अपने युद्ध के मैदान में वापस नहीं लौटना चाहेगा और यह दिखाएगा कि नहीं, वे अभी तक नहीं हारे थे। चल दर वेई जिंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह रखना चाहती थी। ली तियानमिंग ने उसे सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। ठीक है माँ, आत्मा रत्न रखो, वेई जिंग ने 2 कदम चलने के बाद अचानक कहा। ली तियानमिंग ने मानसिक रूप से इसके प्रति कुछ प्रतिरोध महसूस किया। वह विशेष रूप से ली यानफेंग के इस अंतिम वरदान को स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वह एक प्रकार का अपमान था। मेरे बच्चे, एक आदमी को लचीलापन पता होना चाहिए। अगर आपके सामने लाभ है तो बस इसे लें। लोग केवल उस क्षण को याद रखेंगे जब आप वास्तव में अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करेंगे। इधर उधर कुछ गर्व खोने की चिंता मत करो, वेई जिंग ने धीरे से कहा। हाँ माँ, ली तियानमिंग ने रत्न उठाए। मैं पेकेश हूँ। नन्हे चूजे ने अचानक उसे दयनीय रूप दिया, हालांकि वह बेशक प्यारा था। तुम क्या खाते हो, कीड़े? आज से उसे चूजों के दूध पिलाने के लिए अलग से समय निर्धारित करना होगा। नहीं, ये छोटी लड़की ने स्पिरिट जेट की तरफ लार टिपकाते हुए इशारा किया। हाँ नहीं, अपने कीड़ों से चिपके रहो। ली तियानमिंग ने तिरस्कारपूर्वक सूंघा। अगर हम उन्हें पूरा कर लें तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटे चूजे ने अपने पंखों को अपने कूल्हों पर रखते हुए शांति से कहा। बड़े भाई चिकन, यह सिर्फ एक मजाक था, एक मजाक। स्वाभाविक रूप से यह सब मेरा जन्मदिन है जो आपके लिए है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ली तियानमिंग ने जल्दबाजी में उसे सामान सौंप दिया। यदि नन्हा चूजा वास्तव में केवल स्पिरिट जेट खाने से सफलता प्राप्त कर सकता है तो उसने इसे बड़ा मारा।